अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जेएल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खान का एक और सनसनीखेज तफ्तीशी नॉवेल मौत का मैनेजर सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। जाबिर सिंह राजपूत बहुत बड़ा जागीरदार था। वो जंगलों के ठेके भी लिया करता और जंगल में लकड़ी का कोयला तैयार करा के दूर दूर तक सप्लाई किया करता था। वो तालीम याफ्ता भी था। बेपनाह दौलत के अलावा उसे शोहरत और अंग्रेज़ों की हुकूमत में इज्जत इस तरह मिली कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और अंग्रेज़ हिंदुस्तान के दौलतमंदों से अपने नमक का हक मांग रहे थे। उन्होंने जंगी अखराजात पूरे करने के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया, जिसे वॉर फंड कहते थे। जाबिर सिंह, जो सिख नहीं बल्कि हिंदू राजपूत था, बाकायदगी से दिल खोलकर वॉर फंड में चंदा देने लगा। उसने अपने पास मज़ारों और अपने ज़ेर असद देहात में से कई एक नौजवानों को फौज में भर्ती करा दिया। ये भी अंग्रेज़ों की एक ज़रूरत थी जो वो पूरी करता रहता था। मगर वो ये देखने के लिए ज़िंदा ना रहा कि जंग में जीत अंग्रेज़ों की हुई है या जर्मनों की। वो जंग के पहले साल मर गया। उस वक्त उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। उसकी जागीर की वारिस उसकी बीवी थी और एक बेटा। इन दोनों ने वॉर फंड में चंदा, नकद और अनाज की सूरत में जारी रखा और अंग्रेज़ों के मंजूर नज़र बने रहे। जाबिर सिंह को मरे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे कि उसकी बीवी दिलजीत कुमारी कत्ल हो गई। मैंने तो इस जागीरदार और इसकी बीवी का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैं वारदात के मकाम से बहुत दूर हेड क्वार्टर में था। एक रोज़ मेरी और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर डॉबकिन की अंग्रेज़ डीएसपी जॉन रेडी के दफ्तर में तलबी हुई। एक ऐसी औरत कत्ल हो गई है जिसके ताउन को हुकूमत बरतानिया फरामोश नहीं कर सकती, डीएसपी ने कहा। उसे कत्ल हुए 15 दिन गुजर गए हैं। मुतालिका एसएचओ को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम दोनों ये फाइल देख लो। मेरा ख्याल है कि मकतूला के लवाहिकीन और दीगर लोग एसएचओ के साथ ताउन नहीं कर रहे। तुम्हें मालूम है कि जागीरदारों के घरों में कैसे कैसे पुरस्कार ड्रामे खेले जाते हैं। मुझे शक है कि मुतालिका एसएचओ ऐसे ही ड्रामे में शामिल हो गया है या वो कुछ भी नहीं समझ सका। डीएसपी ने अंग्रेज़ इंस्पेक्टर डॉबकिन से मुखातिब होकर कहा, मुझे इस ख़ानदान के साथ इसलिए दिलचस्पी है कि इसने हमारी हुकूमत की बहुत मदद की है। पीछे एक जवान बेटा रह गया है। मुझे उम्मीद है कि वो जंगी मदद जारी रखेगा। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि कातिल को पकड़ो और उसे सज़ा दिलाओ ताकि मरने वालों का बेटा ये न समझे कि अंग्रेज़ों ने उसकी कोई मदद नहीं की। मैं और इंस्पेक्टर डॉबकिन उसी रोज़ 35 मील दूर मुतालिका थाने को रवाना हो गए और वहाँ डाक बंगले में क़याम किया। एसएचओ को मिसल के साथ वहीं बुला लिया। उसने बताया कि मकतूला बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। वो जाबिर सिंह की तीसरी बीवी थी। पहली 2 को उसने तलाक दे दी थी क्योंकि दोनों से औलाद नहीं हुई थी। मकतूला की उम्र 15-16 साल थी जब जाबिर सिंह ने उसके साथ शादी की थी। 1 साल बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। इसके बाद उसकी कोई औलाद न हुई। मैंने ये बात ज़हन-नशीन कर ली कि जब मकतूला की शादी जाबिर सिंह के साथ हुई उस वक्त उसकी उम्र 15-16 साल थी और जाबिर सिंह 40 साल का हो चुका था। मैंने ये भी जहन में महफूज कर लिया कि पहली 2 बीवियों से औलाद न हुई। मकतूला ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया, फिर उसकी भी औलाद न हुई। एसएचओ ने बताया कि मकतूला का ये अकलौता बेटा 18-19 साल का है। अक्सर जागीरदारों के बेटों की तरह अपने आप को शहजादा समझता है। शराबी, कबाबी और अय्याश है। इसका एक चचा है। वो इतना बड़ा जागीरदार तो नहीं, खुशहाल जमींदार है। जाबिर सिंह की जागीर से 1.5-2 मील दूर उसके चचा की अराजी है। कोई जायदाद का झगड़ा तो नहीं? इंस्पेक्टर डॉबकिन ने पूछा। नहीं, एसएचओ ने बताया। अगर कत्ल में इस शख्स यानी कि चचा का हाथ होता तो उसका रवैया कुछ और होता। ये तो सुबह शाम मेरी जान को आया रहता है, तफ्तीश तेज करो, कातिल को पकड़ो। मुझे शक है कि जाबिर सिंह का बेटा चूंकि ऐश व इशरत में पड़ा हुआ है, इसलिए इसका चचा इसका सरपरस्त बनकर जागीर पर कब्जा करना चाहता है। यह भी तो हो सकता है कि उसने लड़के का सरपरस्त बनने के लिए इसकी मां को कत्ल करा दिया हो, मैंने कहा। आपने इस पर गौर किया है? तफ्तीश की पैरवी में लड़का भी दिलचस्पी ले रहा होगा।
दिलचस्पी इसका चच्चा ले रहा है, एसएचओ ने जवाब दिया। लड़के ने कभी इतनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जायदाद किसके नाम है? कुछ बेटे के नाम और कुछ मकतूला के नाम, उसने जवाब दिया। जाबिर सिंह का वसीयतनामा मौजूद है। कुमारी रात के दौरान कत्ल हुई, एसएचओ ने बताया। दूसरे दिन 8 बजे उसका बेटा थाने आया। ये गांव तकरीबन 2 मील दूर है। मैं वहां गया। लाश सोने के कमरे की बजाय एक और कमरे में फर्श पर पीठ के बल पड़ी थी। मुआयना किया तो गर्दन पर साफ निशान थे। गला हाथों से घूटा गया था। कोई और चोट नहीं थी। मकतूला ने साड़ी बांध रखी थी। साड़ी पर कोई निशान नहीं था। बज़ाहिर दस्तदराजी या कोई और ज्यादती साबित नहीं हुई थी। मैंने सोने के कमरे में जाकर देखा। पलंग पोश इस तरह बिछा हुआ था कि उस पर एक भी सिलवट नहीं थी। इससे जाहिर होता था कि मकतूला बिस्तर पर नहीं लेटी। उसने बड़ी कीमती साड़ी बांध रखी थी। इससे यही साबित होता था कि वो अभी सोई नहीं थी। कोई माल चोरी हुआ? नहीं, एसएचओ ने जवाब दिया। मैंने मालूम किया है कि कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। लाश के गले में बड़ा ही कीमती हार था। 2 अंगूठियां थीं जिनमें हीरे जड़े हुए थे। सोने की चूड़ियां थीं। सिर्फ इन जेवरात की कीमत बेअंदाज़ा है। इसके बेटे से पूछा कि रात को उसने माँ को किस वक्त जिंदा देखा था। उसने बताया कि शाम के खाने के वक्त माँ को जिंदा देखा था। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया था। इसके बाद वो दोस्तों के साथ कहीं निकल गया और आकर सो गया। वो इतनी जल्दी उठने का आदी नहीं था, लेकिन नौकरों ने उसे सुबह सवेरे जगाकर बताया कि उसकी माँ एक कमरे में मरी पड़ी है। मैंने नौकरों और नौकरानियों से पूछताछ की। किसी ने कोई काम की बात न बताई। सबने कहा कि ये तो महारानी का महल है, अंदर के भेद हम नहीं जानते। मैंने सबको अकेले अकेले बुलाकर डराया, धमकाया, लालच भी दिए, मगर मुझे इनसे कुछ भी हासिल न हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मौत गला घोंटने से वाक़ई हुई है, उसने जवाब दिया। मकतूला के साथ और कोई बेहूदगी नहीं हुई। डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक मकतूला 8 या 9 घंटे पहले मरी है। इस हिसाब से वो आधी रात के लगभग कत्ल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो आधी रात तक सोई नहीं थी। इंस्पेक्टर डोबगिन ने कहा, आपने ये मालूम किया होगा कि इस वक्त तक वो क्या करती रही? कहीं बाहर गई हुई थी? अगर घर रही तो किस कमरे में रही? बाहर का कोई आदमी, कोई मेहमान उसके साथ था? यही तो मुश्किल है कि कोई कुछ भी नहीं बताता, एसएचओ ने कहा। सब कोरी तख्ती दिखाते हैं। मुझे ये शक होता है कि नौकरों वगैरह पर दबाव है। आप जानते हैं कि ये जागीरदार किसी नौकर या मज़ारे को कत्ल करके लाश गायब कर दें तो इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती। ये जबर से भी इन लोगों का मुंह बंद कर लेते हैं और इनामों इकराम से भी। कोई दुश्मनी? मैंने पूछा। लड़के ने या चचा ने किसी पर शक का इजहार किया है? दोनों ने कहा है कि किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं, एसएचओ ने जवाब दिया। दोनों में से किसी ने भी किसी पर शक का इजहार नहीं किया। हमने एसएचओ की तहरीर की हुई ज़िम्नियाँ देखीं, सारी फाइल का मुताला किया। वो इतने दिन अंधेरे में हाथ मारता रहा था। हमें अलिफ से तफ्तीश शुरू करनी थी। मुखबिरों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। हम अगले रोज़ चाय वकुआ पर गए। आपने फिल्मों में जागीरदारों के मकान देखे होंगे जो अंदर से नवाबों और महाराजों के महलात जैसे होते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में जागीरदारों के महल अक्सर दिखाए जाते हैं। जाबिर सिंह राजपूत का मकान ऐसा ही था। कमरों का कोई हिसाब नहीं था। हमने पहले इस महल को इर्द गिर्द घूम कर देखा। हर तरफ दरवाजे थे। किसी भी तरफ से अंदर जाया और बाहर निकला जा सकता था। ये अलग थलग मकान था। इसके इर्द गिर्द बाग और खेत थे। इससे कुछ दूर 3 छोटे छोटे गांव थे। ये सब इसी जागीरदार के ज़ेरे नगी थे। मैं देहात और कस्बों के छोटे छोटे मकानों में सुराग रसानी और तफ्तीश का आदी था। कच्चे सहन, कच्ची छतें और कच्ची दीवारें कोई ना कोई सुराग दे ही दिया करती थीं। इनके मकीर सादगी में या पुलिस के खौफ से या मेरी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में आकर राज उगल दिया करते थे। मगर इस महल और इस माहौल को देखकर मैं घबरा गया। मुझे ये मालूम था कि इन जागीरदारों के महलात में आका और उसकी औलाद की खुशनुदी और इनामों इकराम हासिल करने के लिए गीबत और साजिश चलती रहती है। कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है और कत्ल को छुपा भी लिया जाता है। ऐसे जागीरदार अपने इलाके के थानेदार और रजिस्टर्ड बदमाशों को अपने हाथ में रखते हैं। इनके बाकायदा वजीफे मुकर्रर होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे जागीरदार और बटेरे मौजूद हैं जिन्होंने मुमलिकत के अंदर अपनी रियासतें कायम कर रखी हैं।
वहाँ के हालात जाकर देखो तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ तक न इस्लाम की रोशनी पहुँची है और न पाकिस्तान का कानून। इनके यहाँ की किसी वारदात की रिपोर्ट थाने पहुँच भी जाए तो तफ्तीश बहुत दुश्वार होती है, क्योंकि इनके मुलाजिम और मसारे वगैरह अपने आकाओं के दबाव के तहत कुछ बताते नहीं, ये पुलिस को गुमराह करते हैं। जाबिर सिंह की जागीर में भी मुझे यही गोरख धंधा दिखाई दे रहा था कि यहाँ के एसएचओ सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को क्या दुश्वारियाँ पेश आई होंगी। इसकी दो दुश्वारियाँ तो साफ जाहिर थीं, एक रिश्वत और दूसरी ये कि वो हिंदू था। अगर ये किसी मुसलमान जागीरदार के घर की वारदात होती तो महेंद्र पाल के ये एक मुसलमान मर्दों और औरतों को थाने बुलाकर इन्हें सलीलो ख्वार कर चुका होता। मुझे ये सहूलत हासिल थी कि मेरे साथ अंग्रेज इंस्पेक्टर था। अंग्रेज़ों का जितना रौब और दबदबा था इतना किसी देसी थानेदार का नहीं हो सकता था। अगर कोई अंग्रेज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही होता तो भी लोग उसे पुलिस कप्तान कहा करते थे। हमने जाबिर सिंह राजपूत के बेटे को साथ लिया और उसकी रहनुमाई में वारदात वाले कमरे में गए। मुश्किल ये थी कि वारदात हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे, कोई खुरा खोज मिलने का इम्कान खत्म हो गया था। हमने लाश भी नहीं देखी थी। मकतूला के बेटे और सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल से पूछा कि लाश कहाँ पड़ी थी और किस पोजीशन में पड़ी थी। महेंद्र पाल ने उस जगह लेटकर लाश की पोजीशन बताई। हमने कमरे का जायजा लिया, खिड़कियां और दरवाजे देखे। सोने वाला कमरा इस कमरे से मुल्हिक था, दरमियान में दरवाज़ा था। वारदात वाला कमरा खास किस्म के मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। हम सब ने सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल से कहा कि वो घर के तमाम नौकरों और नौकरानियों को इकट्ठा करके अलग बिठा ले, खुद इनके पास बैठा रहे, न खुद इनमें से किसी के साथ कोई बात करे और न इन्हें आपस में कोई बात करने दे। वो चला गया तो हमने मकतूला के बेटे को इसी कमरे में बिठा लिया। वो कदबुत और ढील ढोल से ज़्यादा उम्र का लगता था, लेकिन उसकी उम्र 18-19 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो इस जागीर का शहजादा था जहाँ इसे मुकव्वी ग़िज़ाएँ और ज़िंदगी की हर एक सहूलत मैसर थी। उसका कदबुत ऐसा ही होना चाहिए था। उसके चेहरे पर नौजवानी वाली मासूमियत नहीं थी, पुख्तगी सी थी। आंखें बताती थी कि रातों को जागता है और शराब खोर भी है। हमारे सवाल के जवाब में उसने बताया कि किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि वो मेरी माँ को कत्ल कर जाता और किसी पर शक भी नहीं। मेरे दूसरे सवाल के जवाब में उसने बताया कि घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। मकतूला ने बेशकीमत ज़ेवरात पहन रखे थे, ये सब लाश के साथ मौजूद थे। सिंगार मेज़ पर और इसके एक और दराज में भी ज़ेवरात और पैसे पड़े थे। ये सब जहाँ रखे थे वहीं पाए गए। हमारे पूछने पर उसने ये भी बताया कि किसी के साथ जायदाद का झगड़ा भी नहीं। इंस्पेक्टर डॉबकिन के मुतालिक ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गैर मामूली तौर पर ज़हीन था, उर्दू बड़ी साफ बोलता था और उसने खूबी ये पैदा कर ली थी कि हिंदुस्तानियों की नफ्सियात, हर एक मज़हब की मोटी मोटी बातें और लोगों के आदत व अतवार से पूरी तरह वाकिफ़ हो गया था। वो बड़े फ़ख्र से कहा करता था कि उसका दादा जो फौज में कैप्टन था, 1857 के गदर में कानपुर में बहुत बहादुरी से लड़ा था। अब कैप्टन डॉबगन हिंदुस्तान के बाशिंदों को मफतूज समझता और इनसे अपने कानून का पूरा पूरा एहतराम कराने की कोशिश में लगा रहता था। बाल की खाल उतारने वाला पुलिस ऑफिसर था। तफ्तीश के दौरान उसे वक्त का, दिन का और रात का एहसास नहीं रहता था। वो जब किसी से पूछगछ कर रहा होता तो उसे इसका कोई एहसास नहीं होता था कि उसके सामने बैठा हुआ आदमी ऊंचे रुतबे, ओहदे या हैसियत का है या कोई मामूली सा आदि मुजरिम। उसका उसूल था कि मुश्तबा या गवाह सिर्फ मुश्तबा या गवाह होता है, उसका कोई ओहदा या रुतबा नहीं होता। अगर हैसियत को देखा जाए तो तफ्तीश नहीं हो सकती। उसकी पूछगछ का अंदाज दोस्ताना हुआ करता था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। वो 3rd डिग्री से गुरेज करता था, लेकिन बाज़ अफराद के लिए ये तरीका ज़रूरी होता था। तशद्दुद के दौरान भी उसका अंदाज दोस्ताना और उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती थी। मैं मुस्कुराहट की बरकतों का कायल हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्कुराहट में जादू है। ये जादू सिर्फ तफ्तीश में ही नहीं, हर जगह और हर काम में चलता है। ज़रा गौर करो राजकुमार। डॉबगिन ने मकतूला के बेटे को असली नाम के बजाय राजकुमार कहा। राजकुमार महाराजाओं के बेटों कहलाया करते थे। डॉबगिन ने कहा, तुम्हारे ख़ानदान की किसी के साथ दुश्मनी नहीं, तुम्हें किसी पर शक नहीं,
اور کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا بھی نہیں، اور یہ واردات ڈکیتی کی بھی نہیں۔ پھر تمہاری ماں کو کس نے قتل کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اگر تم کہو کہ اس نے خودکشی کی ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ کیا وہ چھت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی تھی؟ نہیں۔ کیا اس کے گلے کے گرد رسی تھی؟ نہیں۔ کیا اس نے زہر پیا ہے؟ نہیں۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مرنے والی نے زہر نہیں پیا؟ انسپکٹر مہندر پال نے بتایا تھا کہ ہاتھوں سے گلا گھونٹا گیا ہے، مقتولہ کے بیٹے نے جواب دیا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھو راجکمار، انسپکٹر ڈوبگن نے کہا، کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جب دم گھٹنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ موت خودکشی سے واقع نہیں ہوئی، یہ قتل کی واردات ہے۔ اور راجکمار، تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قاتل اس گھر میں موجود ہے۔ اگر قاتل باہر کا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جو تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ گھر میں نوکروں نوکرانیوں کے سوا کون ہے؟ لڑکے نے کہا، ان میں سے کوئی اتنی جرأت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں نے کسی کو نوکری سے نکالا ہوگا؟ نہیں۔ کسی مزارے کی حق تلفی کی ہوگی؟ ایسا بھی نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ میری ماں کھیت کھلیان کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتی تھی۔ مزاروں اور دوسرے کسانوں وغیرہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ تم نے اسے قتل کی رات آخری بار کس وقت زندہ دیکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ مقتول کا بیٹا عقل اور زبان کے لحاظ سے چالاک اور ہوشیار نہیں تھا۔ چالاک بننے کی یا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس ریاست کا والی ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس سے مجھے یہ اطمینان سا ہوا کہ اس کے سینے میں کوئی راز ہوا تو وہ ہم نکلوا لیں گے۔ یہ نوجوان اتنا چالاک نہیں تھا کہ مجھے اور ڈوبگن کو بیوقوف بنا سکتا۔ میں نے کھانے پر ماں کو دیکھا تھا۔ اس نے انسپکٹر ڈوبگن کے سوال کا جواب دیا۔ تم نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس وقت تمہاری ماں کی مزاجی کیفیت کیسی تھی؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ وہ خوش تھی، پریشان تھی، یا وہ خوش تھی نہ پریشان؟ مجھے وہ خوشی نظر آ رہی تھی، اس نے جواب دیا، پریشان نہیں تھی۔ تم کتنی دیر تک اس کے ساتھ رہے؟ کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے تک اس کے ساتھ رہا۔ پھر تمہاری ماں گھر رہی تھی یا کہیں باہر چلی گئی تھی یا اس کے پاس کوئی آیا تھا؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مجھے معلوم نہیں، میں باہر چلا گیا تھا۔ تم جب باہر سے واپس آئے تھے تو تمہاری ماں سو گئی تھی یا کہیں باہر گئی ہوئی تھی یا اس کے پاس باہر کا کوئی آدمی بیٹھا تھا؟ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ وہ ان کپڑوں میں یعنی اتنی قیمتی ساڑی میں تو نہیں سوئی ہوگی؟ ڈوبگن نے سے پوچھا۔ وہ کن کپڑوں میں سویا کرتی تھی؟ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے سے ماں کے سونے والے کپڑے اٹھا لایا۔ یہ کھلا پاجامہ اور کھلا سا کرتا تھا اور یہ ریشمین کپڑے تھے۔ کوئی ملازم غیر حاضر تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، سب حاضر ہیں۔ تمہاری ماں نے کسی کو بہت سی رقم قرض تو نہیں دے رکھی تھی؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا، شاید منشی جانتا ہو۔ حساب کتاب منشی رکھتا ہے؟ جی ہاں۔ اتنی بڑی جاگیر کا انتظام کون چلاتا ہے؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ تم خود یا کوئی مینیجر ہے؟ میں خود، اس نے جواب دیا، ہم نے مینیجر کبھی نہیں رکھا۔ باہر کی کسی عورت یا مرد کے ساتھ تمہاری ماں کے گہرے مراسم تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگ آتے رہتے تھے، اس نے جواب دیا، گہرے مراسم کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ تمہارے لیے رشتوں کے پیغام تو آتے رہتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ 2 پیغام آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میری ماں نے پسند نہیں کیے۔ ان میں کوئی تمہاری پسند کا تھا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا، ذرا سوچ کے بولا، یہ میری کوئی پسند نہیں تھی۔ اس عمر میں تمہاری کوئی پسند نہیں تھی؟ ڈوبگن نے مذاق کے لہجے میں ہنس کر کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم کسی لڑکی سے ضرور محبت کرتے ہوگے، تم اتنے مردہ دل تو نظر نہیں آتے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، نہیں، میں نے کبھی محبت نہیں کی۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کسی اور جاگیردار یا بڑے زمیندار گھرانے نے مقتولہ کے بیٹے کو رشتہ دینا چاہا ہوگا جو اس لڑکے کو تو پسند ہوگا لیکن لڑکے کی ماں نے قبول نہیں کیا ہوگا۔ لڑکے کے باپ نے اسے قتل کرا دیا ہوگا۔ میں نے اور ڈوبگن نے اس سے بھید لینے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ہم اور جو کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ اس لڑکے کو اپنی ماں کے پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کوئی ایسی نوکرانی ہے جو تمہاری ماں کے زیادہ قریب رہی ہو؟ اس نے ایک نوکرانی کا نام لیا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔
आप उसे बिमला समझ लें। हमने मकतूल के बेटे को बाहर भेज दिया और बिमला को बुलाया। उसे मैंने सर से पांव तक देखा, चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो शक्ल सूरत और लिबास से नौकरानी नहीं लगती थी। उसका जिस्म भी अच्छा और चेहरा भी अच्छा था। उसकी आंखें बताती थी कि गहरी औरत है। उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं थी। तुम इससे पहले थानेदार को जो कुछ बता चुकी हो वो भूल जाओ। मैंने उसे अपने सामने बिठाकर कहा, यह भी याद रख लो कि इस जागीर की मालकन कत्ल हो गई है। अगर तुमने कोई बात छुपाने की कोशिश की या कोई बात गलत बताई तो तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे और सजाए कैद दिलाएंगे। दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश में अपने आप को मुसीबत में न डाल लेना। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि हमें बहुत सी अंदरूनी बातों का इल्म है। तुम्हारी मालकन का बेटा अभी अभी हमें बहुत कुछ बता कर गया है। तुम जो कुछ जानती हो वो बता देना। उसी ने हमें बताया कि कुमारी के जितना करीब तुम रहती थीं उतना उसका ये बेटा भी नहीं रहता था और तुम कुमारी के दिल की बातों से भी वाकिफ थीं। क्या ये सही है कि तुम पर मालकन बहुत मेहरबान थी? मेहरबान इसलिए थी कि मैं उसकी बहुत खिदमत करती थी, उसने जवाब दिया। तुम कब से इस घर में मुलाजिम हो? मेरी शादी मालकन ने कराई थी, उसने जवाब दिया। मैं दरअसल मालकन के साथ ही आई थी। मैं उसके माँ बाप के घर में मुलाजिम थी। मालकन मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। मैं उसकी डोली के साथ आई थी और यहीं जवान हुई और यहीं शादी हुई। मालकन अपने खामिद के साथ खुश थी? नहीं, उसने जवाब दिया। 16 साल की लड़की इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ कैसे खुश रह सकती है? रोती थी? रोती तो नहीं थी, उसने जवाब दिया। खामिद ने उसे शहजादी बनाकर रखा था, उदास होने ही नहीं देता था, लेकिन वो फिर भी उदास उदास रहती थी। मर्दों के साथ उसकी ज़ाहिरी या दरपर्दा दोस्ती थी? जहाँ तक मैं जानती हूँ नहीं थी, उसने जवाब दिया। खामिद की ज़िंदगी में उसकी अपनी अलग थलग कोई दोस्ती नहीं थी। खामिद के मरने के बाद मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, उसने जवाब दिया। वो बाहर भी नहीं जाती थी। वो अमूमन किस वक्त सोया करती थी? डॉबगिन ने पूछा। खाने के 2-2.5 घंटे बाद, उसने जवाब दिया। हमने हिसाब लगाया कि वो 10 बजे तक सो जाया करती थी। तुम रात किस वक्त तक उसके साथ रहती थीं? डॉबगिन ने पूछा। मैं उसके खामिद की ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा। खामिद के मरने के बाद तुम कब तक उसके साथ रहती थीं? मैं उसे सोने वाले कपड़े पहनाती थी तो वो मुझे चले जाने को कहती थी। कत्ल की रात तुमने उसे सोने वाले कपड़े पहनाए थे? नहीं, उसने जवाब दिया। कभी कोई मेहमान हो और मालकिन को देर तक जागना हो तो मुझे जल्दी छुट्टी दे देती थी। जिस रात वो मरी है उस रात उसने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी थी। उस रात कोई मेहमान था? मेहमान तो कोई नहीं था, उसने ऐसे लहजे में जवाब दिया जिसमें घबराहट सी थी। मालकिन ने कहा था कि तुम चली जाओ, मैं चली आई। कुमारी शराब पीती थी? डॉबगिन ने पूछा। हामिद के मरने के बाद उसने पीनी शुरू कर दी थी। ज़्यादा पीती थी? इतनी ज़्यादा नहीं, उसने जवाब दिया। ज़रा सुरूर में आ जाती तो और नहीं पीती थी। कत्ल की रात भी उसने पी थी? मेरे सामने तो नहीं पी, उसने जवाब दिया। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो, घबराओ नहीं। उसने मेरे सामने नहीं पी थी, उसने कहा। पूरी बात बताओ। डॉबगिन ने मेरी तरह ये महसूस करके कि इस औरत की ज़बान पर कोई और बात आई थी जो इसने रोक ली है, उससे कहा। उसने तुम्हारे सामने नहीं पी थी, फिर क्या हुआ था? नहीं नहीं, उसने हमें टालने की कोशिश की, मगर वो 2 पुलिस अफसरों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती थी। सुनो बिमला, मैंने उसे कहा, पहले थानेदार की बात और थी। तुमने उसे जो बताया वो उसने सुन लिया और तुम इत्मीनान से बैठ गई कि चलो बात गोल हो गई है। हम थाने से नहीं, पुलिस के बड़े दफ्तर से आए हैं। यह अंग्रेज़ पुलिस कप्तान है। तुमने सोचा नहीं कि इतना बड़ा अंग्रेज़ अफसर खुद क्यों आया है। हमने तुम्हारी इज्जत की खातिर यहीं तफ्तीश शुरू कर दी है, मगर तुम्हारा रवैया बता रहा है कि तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए। हम तुम्हें थाने ले चलेंगे और वहाँ पुलिस के सही तरीके से तफ्तीश करेंगे। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। इसका मतलब ये है कि कुमारी के कत्ल में तुम्हारा भी हाथ है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मैं जूं जूं बोलता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। खौफ का तासुर बड़ा वाज़ेह था। कत्ल की रात और शराब की पूरी बात बताओ, मैंने ज़रा रौब से कहा। वो बात बताओ जो तुम्हारी ज़बान पर आ गई थी मगर तुमने निगल ली है।
उसने मुझे कहा था कि 2 गिलास रख जाओ और तुम चली जाओ। बिमला ने जवाब दिया। मैं बोतल और 2 गिलास और खाने की कुछ चीज़ें इस कमरे में तिपाई पर रखकर चली गई थी। दूसरा गिलास किसके लिए था? मैनेजर साहब के लिए, उसने दबी जबान में जवाब दिया। मैनेजर? इंस्पेक्टर डोपकर ने हैरत से पूछा और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कहाँ का मैनेजर बिमला? मैंने पूछा। ये मैनेजर कुमारी के पास आता रहता था। अजीत इसी जागीर का मैनेजर है, उसने जवाब दिया। बाहर मुलाजिमों में मौजूद है? नहीं, उसने जवाब दिया। मालकन के कत्ल के बाद नजर नहीं आया। क्या वो अक्सर कुमारी के साथ शराब पिया करता था? कभी कभी, उसने जवाब दिया। क्या वो आदमी रात तक भी कुमारी के इसी खास कमरे में रहता था? आधी रात के बाद तक भी, बिमला ने जवाब दिया और उसने अचानक हाथ जोड़कर कहा, आपको अपने खुदा की कसम है, किसी को ये न बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना मैं मारी जाऊंगी। तुम्हें किसका डर है? मैंने कहा, कुमारी तो मर चुकी है, उसका राज बता दोगी तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? उसका बेटा जो मौजूद है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि वो कहेगा कि तुमने अंदर की बातें बाहर क्यों निकाली हैं। बेटे को मालूम था कि उसका मैनेजर उसकी माँ के कमरे में आधी रात तक रहता और शराब पीता है? मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। बेटा घर में रहता ही कब है? उसके चूके आंसू बह रहे थे, इसलिए उसे तसल्ली दिलासा दिया और यकीन दिलाया कि किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा कि उसने हमें अंदर की बातें बताई हैं। इंस्पेक्टर डोपकिन ने भी उसे शफकत के लहजे में कहा कि उसे पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि मकतूला का ऐसा ही ताल्लुक जैसा उसने मैनेजर के साथ कायम कर रखा था, किसी और के साथ भी होगा। इस आदमी ने या मैनेजर ने रकाबत के जोश में आकर कुमारी को कत्ल कर दिया होगा। मैंने इस शक के तहत बिमला से पूछा कि कुमारी के पास और कौन रात देर तक रहता था? और कोई नहीं था, उसने जवाब दिया। मैंने और डोपकिन ने तरह तरह के सवालों से उसे बहुत कुरेदा, लेकिन वो इसी पर कायम रही कि मैनेजर के सिवा दूसरा कोई आदमी मकतूला के कमरे में नहीं जाता था। इस पूछगछ के दौरान उसने ये बताया कि सिर्फ एक और आदमी था जो कुमारी के साथ कभी कभी आकर ठहरता था, लेकिन ये उसका सगा भाई था। बिमला ने बताया कि कुमारी के माँ बाप मर चुके हैं। उसका एक ही भाई है जो कभी कभार बहन से मिलने आया करता था और 2-4 रोज यहीं रहता था। बिमला के मुंह से एक और इंकिशाफ निकल गया। उसने बताया कि कुमारी के कत्ल से कोई 1 महीना पहले उसका भाई आया था। उसकी और कुमारी के बेटे की आपस में तू-तू मैं हो गई थी। उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी थी। ये झगड़ा बेटे के कमरे में हो रहा था। बिमला ने करीब से गुजरते सुना था। कुमारी का भाई ये कहकर कमरे से निकला था कि मैं आइंदा तुम्हारी सूरत देखने यहाँ नहीं आऊँगा। तुमने कुमारी से पूछा होगा कि इनमें झगड़ा किस बात पर हुआ था? डोपकिन ने पूछा था, उसने जवाब दिया। उसने कहा था कि दोनों उसीले हैं, मालूम नहीं किस बात पर झगड़ पड़े थे। इसके बाद भी कुमारी का भाई आया था, कत्ल के रोज़ आया और उसी शाम चला गया था, उसने जवाब दिया। उनका झगड़ा जायदाद पर तो नहीं था? मुझे वजह मालूम नहीं हो सकी, उसने जवाब दिया। वजह मामूली मालूम नहीं होती थी। कुमारी के भाई के जाने के बाद माँ बेटे में भी झगड़ा हुआ था। उस रोज़ के बाद माँ बेटे में बोलचाल बंद हो गई थी। क्या इनकी बोलचाल कुमारी के कत्ल तक बंद रही थी? मुझे अचानक एक ख्याल आ गया था, जिसके तहत मैंने ये सवाल पूछा। जी हाँ, बिमला ने जवाब दिया। आखिर दम तक यह हाल रहा कि माँ बेटा एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे। खाना अलग अलग खाते होंगे? बिल्कुल अलग, बिमला ने जवाब दिया। कुमारी को खाना कौन खिलाता था? मैं खिलाती थी। कत्ल की रात माँ बेटे ने इकट्ठा खाना खाया था? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मैं कह रही हूँ कि माँ बेटा एक दूसरे के सामने आने से भी गुरेज करते थे। क्या तुम जरा सा भी इशारा नहीं दे सकती कि माँ बेटे में ऐसा कौन सा झगड़ा था जिससे कि इनकी बोलचाल ही बंद हो गई थी? उसने सर झुका लिया और खामोश रही। अब कि हमने उसे थाने ले जाने की धमकी न दी, जरा सी देर तो हम भी खामोश रहे। फिर मैंने ये कहकर हौसला दिया कि उसने हमारी बहुत मदद की है और वो इनाम की हकदार है। कुछ ऐसे ही और अल्फाज दोस्ताना लहजे में कहकर मैंने उसके दिल पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। अगर कुछ कसर रह गई थी तो वो डोपकिन ने पूरी कर दी। बिमला के साथ उसका रवैया और अंदाज मुझसे भी ज़्यादा दोस्ताना बल्कि मुशफ़िक़ाना हो गया था। इससे उसकी ज़बान रवां हो गई। उसने मेरे सवाल का जवाब ये दिया, मैंने असल झगड़ा मालूम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे कुछ पता न चला।
जिस तरह तुम अपनी मालकन की खास मुलाजमा रही हो, इस तरह तुम्हारी मालकन के बेटे का कोई मुलाजिम होगा। मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि कोई ऐसा मुलाजिम होगा जो उसके ज़्यादा करीब रहता होगा। मैंने कोई बहुत गहरी बात नहीं की थी। इस अमीर कबीर और मादर पिदर आज़ाद तबके के बाज़ अफराद ने कोई न कोई होशियार और चालाक मुलाजिम अपना मोतमद और हमराज बना रखा होता है। ऐसे मुलाजिम उमूमन गुंडे और बदमाश होते हैं और दरपर्दा अय्याशियों के बंदोबस्त करते हैं। बिमला ने एक मुलाजिम का नाम बताया और एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा कि हम किसी पर जाहिर न होने दें कि उसने हमें ये नाम बताया है। हमने उसे यकीन दिला दिया कि उसका राज फाश नहीं होगा। उसे यकीन आ गया, जिसकी वजह ये थी कि हम उस पर आसेब की तरह गालिब आ गए थे। अगर तफ्तीशी अफसर दयानतदार और फर्शनास हो तो वो बड़े काइयां मुजरिम पर भी इसी तरह आसेब की तरह गालिब आ सकता है और पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। बिमला को हम पर एतमाद था। उसे हमने ये एहसास होने ही नहीं दिया कि कातिल के पकड़े जाने की सूरत में उसे अदालत में शहादत देनी पड़ेगी। हम अभी इब्तिदाई मरहले में थे। ये भी मुमकिन था कि कत्ल में उसका भी हाथ हो। उसने उस खास मुलाजिम का नाम बताया और ये भी कहा कि वो बाहर मुलाजिमों में बैठा है। हमने बिमला को बाहर भेज दिया और सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को अंदर बुलाकर कहा कि इस औरत को कहीं जाने न दे और किसी से ये बात भी न करे। फिर महेंद्र पाल से कहा कि फला नाम के मुलाजिम को अंदर भेज दे। मुलाजिम अंदर आया तो उसे हमने परे बिठाकर आपस में अंग्रेजी में तबादला ख्यालात किया ताकि यह आदमी कुछ न समझ सके। इंस्पेक्टर डोबकिन बड़ा ही ज़हीन आदमी था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो हिंदुस्तानियों की नफ्सियात और तौर तरीक़ों को खूब समझता था। उसने कहा कि महाराजों, नवाबों और इस सतह के जागीरदारों के यहाँ नौकरों की अपनी सियासत चला करती है। इनमें आकाओं का मंसूर नज़र बनने की रस्साकशी होती रहती है। ये ज़रूरी नहीं था कि बिमला ने हमें जो कुछ बताया हो वो 100% सच हो। इसकी तस्दीक या तरदीद के लिए डोबकिन ने एक तरीका ये इख्तियार किया। मकतूला के बेटे के ख़ास मुलाजिम को हमने अपने पास बिठा लिया। इसे भी हमने इब्तिदा में वही कुछ कहा जो बिमला से कहा था। इसे भी हमने डराया कि उसने कोई बात छुपाई या गलत बताई तो उसे कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने जब उससे पूछगछ शुरू की तो उसके जवाबों और अंदाज से साफ पता चलता था कि टाल रहा है और अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, डोबकिन ने अपना तरीका इस्तेमाल किया। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं कि यहाँ क्या होता रहा है। तुम जो कुछ कहोगे हम इसी को सच मान लेंगे, लेकिन ये सोच लो कि तुमसे पहले हम किसका बयान ले चुके हैं। हमने तुम्हें उसी के कुछ बताने पर बुलाया है। उसकी बातों से पता चला है कि जो तुम जानते हो वो और कोई नहीं जानता। तुम ये भी जानते हो कि कुमारी क्यों कत्ल हुई है। वो झूठी और मक्कार औरत है, इस आदमी ने भड़क कर कहा। उसने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि वो खुद कैसी बदचलन और बदमाश है। अपनी नौजवान बेटी के जरिए छोटे सरकार को फांसने और इनाम लेने की कोशिश करती रहती है। अच्छा, मैंने हैरत की एक्टिंग करते हुए कहा। अरे ये बात है यार, तुम तो बड़े उस्ताद हो। बिमला की बेटी की अभी शादी नहीं हुई? शादी हो चुकी है जी, उसने कहा। ये साथ वाले गांव में खामिद के साथ रहती है। इसकी शादी हमारे मुंशी के बेटे के साथ हुई है, लेकिन जैसी माँ वैसी बेटी। बेटी यहीं आई रहती है और छोटे सरकार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और छोटे सरकार इतने शरीफ हैं कि नौजवान लड़की से मुँह ही नहीं लगाते। ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, उसने जवाब दिया। तुम जानते हो। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर जोर से हिलाया और कहा, बात पूरी करो। उसने मेरे मुंह की तरफ देखा तो कुछ घबराया। बताता हूँ हुजूर, उसने कहा। छोटे सरकार और लड़की के दरमियान कोई गड़बड़ ज़रूर थी। मैं ये कह रहा था कि बिमला लड़की को खुद छोटे सरकार के पास भेजती थी। बिमला और क्या बदमाशी करती थी? हमारे मैनेजर साहब के साथ साथ लगी रहती थी, उसने जवाब दिया। उसे इस औरत ने फांस रखा था। मैनेजर कहाँ है? इस सवाल पर वो कुछ घबराया और रुक रुक कर बोला, मैं क्या जानूं कहाँ चला गया है। कब गया था? डोबकिन ने पूछा। कुमारी के कत्ल से पहले गया था या बाद में? मुझे ये भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। मैं बाहर के कामों में लगा रहता था। मैनेजर साहब अंदर काम करते थे। छोटे सरकार का अपनी माँ के साथ क्या झगड़ा था? मैंने कभी पूछा नहीं। कत्ल की रात तुम्हारा छोटे सरकार कहाँ था? कहीं बाहर गया हुआ था। हमने इससे बहुत से सवाल किए, इतने ज़्यादा
کہ میरा मुंह खुश्क हो गया, मगर ये शख्स बचने की कोशिश करता रहा। डॉबगिन ने मुझे अंग्रेजी में कहा, ये बहुत कुछ जानता है, यहाँ इस पर वक्त ज़ाया न करो, इसे थाने ले चलते हैं। मैंने सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को अंदर बुलाकर कहा कि इस आदमी को अपने कांस्टेबलों के हवाले कर दो, इसे थाने ले चलना है। हमें अभी कत्ल का बाइस तो मालूम नहीं हुआ था, लेकिन ये उम्मीद बन गई थी कि इन्हीं नौकरों चाकरों से मालूम हो जाएगा। मैंने और डॉबगिन ने सिर्फ इन दो गवाहों की बातों और इनके अंदाज पर गौर किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह कत्ल इस जागीर की साजिशों और ज़ाती चपकरिश का नतीजा मालूम होता है। माँ बेटे का झगड़ा और बेटे का मामू से झगड़ा हमारे लिए बहुत अहम था। बेटे के मुलाजिम ने बताया था कि बिमला की बेटी मुंशी की बहू है और उसका ताल्लुक मकतूला के बेटे के साथ है। ये बज़ाहिर नौकरों नौकरानियों की सियासतबाजी थी, लेकिन इन लोगों से हमें बहुत कुछ मालूम हो सकता था। तफ्तीश में बाज़ गैर अहम और बज़ाहिर बेमायनी बातें बहुत मदद किया करती हैं। बिमला से हमने बातें उगलवा ली थीं। मकतूला के बेटे के उस खास मुलाजिम से भी एक दो इशारे मिल गए थे। वो बिमला को छुटला रहा था। हमने मुंशी को बुला लिया। ये जहन में रखिए कि मुंशी ऐसी जागीरों में अहम शख्सियत होता है। इसकी हैसियत अकाउंटेंट की सी होती है। आपने हिंदू मुंशी नहीं देखे, हेरा फेरी के माहिर होते हैं, बात हाथ जोड़कर करते हैं मगर दूसरे के हाथ काट लेते हैं। जागीरदारों की औलाद इन्हें खुश रखती और इनसे पैसे उड़ाती रहती है। मुख्तसर ये कि मुंशी भी अंदर के बहुत से भेद जानते हैं। आपने इस पर गौर नहीं किया कि सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल इन लोगों से ये बातें नहीं कहलवा सका जो हमने कहलवा ली हैं। इंस्पेक्टर डॉबगिन ने कहा, मैं इसका ये जवाब मानने को तैयार नहीं कि इन लोगों ने इसकी साथ ताबुन नहीं किया। मेरा ख्याल है, मैंने कहा, कि महेंद्र पाल इन लोगों के साथ ताबुन करता रहा है। महेंद्र पाल को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। डॉबगिन ने कहा, इसे कुछ न कुछ ज़रूर मालूम होगा। मैंने अपने साथ लाए हुए कांस्टेबल को बुलाया। मैं मसलहतन दो मुसलमान कांस्टेबलों को साथ लाया था। इनमें से एक को बुलाकर कहा कि वो सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल पर नज़र रखे और वो यहाँ के किसी भी आदमी के साथ बात करे या किसी आदमी को इधर उधर ले जाए तो कांस्टेबल उसके साथ हो जाए या इनकी बातें सुनने की कोशिश करे। मुंशी आया बैठा था। लाला जी, मैंने मुंशी से कहा, तुम्हारी मालकन कत्ल हो गई है। वो कोई मामूली औरत नहीं थी। तुम जानते हो कि अंग्रेज़ इसे और इसके खामिद को कितना चाहते थे। हमें अंग्रेज़ सरकार ने भेजा है कि हम कातिल को पकड़ें। तुम इस घर के अंदर के हालात जानते हो। अगर कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो इससे हम ये मतलब लेंगे कि तुम भी इस कत्ल में शरीक हो। इतनी सी बात सुनकर मुंशी ने हाथ जोड़ दिए। उसके दांत बाहर निकल आए और वो सर से पांव तक इस तरह कांपने लगा जैसे चाबी दे दी गई हो। सर पर उसकी पगड़ी और नाक पर रखी हुई ऐनक भी हिल रही थी। हंसी तो मुझे भी आई, लेकिन डॉबगिन अपनी हंसी दबा न सका, बच्चों की तरह हंसा। मैंने भी हंसी को बेलगाम कर दिया। हम हंसे तो मुंशी और ज़्यादा खौफजदा हो गया। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदू खा मुंशी हो या प्रधानमंत्री, लोमड़ी की तरह मक्कार होता है। इसे जब खौफजदा होना ज़रूरी मालूम होता है तो इस मुंशी की तरह खौफजदगी का मुजाहरा करता है, मगर खौफजदगी में भी फरेबकारी से बाज नहीं आता। दूसरे समझते हैं कि ये तो खौफ से ख़त्म हो गया है, लेकिन उसका डंक ख़त्म नहीं होता। शकस्त खुर्दगी के आलम में भी मौका मिले तो डंक मार जाता है। मरा हुआ हिंदू अंदर से पूरी तरह जिंदा होता है। हिंदू जब आपके साथ कोई मुआहदा या समझौता करे तो इसका मतलब दोस्ती नहीं बल्कि कोई और गहरी चाल होता है। हिंदू को ज़ाती सतह पर देख लें, कौमी सतह पर देख लें, बैनुल अक़वामी सियासत में देख लें, इसका लोमड़ी जैसा किरदार हर सतह पर एक सा नज़र आता है। वो जानता था कि हिंदू की खौफजदगी से मुतासिर होकर इस पर रहम करना बहुत बड़ी हिमाकत है। हजूर, मुंशी ने कहा, क्या मैं किसी को कत्ल करने के काबिल हूँ? तुम बहुत काबिल आदमी हो लाला। मैंने कहा, दूसरों के पाप अपने खाते में न लिखना। हमसे यूँ न डरो। अगर तुम्हें किसी और का डर है तो हमें बता दो। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हम जो पूछें वो सही सही बता देना, वरना तुम्हारी बड़ी खराबी होगी। आप किसी को बताएंगे तो नहीं कि मैंने आपको क्या बताया है? उसने पूछा। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किसका है? डॉबगिन ने से पूछा। छोटे सरकार का। क्या उसने तुम्हें कहा था कि पुलिस को कुछ न बताना? मैंने पूछा। नहीं हुजूर,
उसने जवाब दिया। उसने कहा था कि पुलिस के साथ कोई फालतू बात न करना। हम तुमसे कोई फालतू बात नहीं पूछेंगे। मैंने कहा, बिमला की बेटी तुम्हारी बहू है। हमें यहाँ से पता चला है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे छोटे सरकार के कमरे में आती जाती है। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, उसने बड़ी मायूसी से कहा। उसके हाथ फिर हमारे सामने जुड़ गए। जो जुड़े हुए थे वो उसकी गोद में गिर पड़े और उसने सर झुकाकर कहा, ये दुरुस्त है धनवान।